दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि तेंदुआ जंगल का सबसे चालाक और रहस्यमय शिकारी माना जाता है। उसकी आंखों में छिपी चमक और खामोश चाल उसे और भी रहस्यमय बना देती है। ये जानवर केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर कदम रखने वाला शिकारी होता है। वो शिकार करते समय इतनी खामोशी से चलता है कि जैसे आसपास का वातावरण भी सांस रोक लेता हो। उसकी खाने की आदत भी कुछ अलग ही होती है। जब वो शिकार करता है तो अपने शिकार की खाल को पीछे की ओर मोड़ देता है और अंदर से मांस को निकाल के खाता है। वो कभी भी अपने शिकार के जो बाल होते हैं ना, उनको छूना तक पसंद नहीं करता है। वो शिकार करने के तुरंत बाद उसे खा लेता है और अगर कुछ बच जाए तो उसे सूखी पत्तियों और झाड़ियों से ढक देता है ताकि कोई दूसरा मांसाहारी जानवर उसके शिकार को ना देख सके। और उस इलाके में उससे भी बड़ा कोई और शिकारी जैसे बाघ या कोई इस तरह का, तो वो उस हिस्से को ना ले पहुंच सके और वो किसी पेड़ की ऊंचाई पर ले जाके उसे रख देता है और फिर बाद में खाता है। इसकी इस चतुराई के कारण जंगल के दूसरे जानवर और गिद्ध भी इसे मात नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, इसकी एक तारीफ और है। ये बहुत ही धैर्यवान होता है, या यूं समझिए कि तेंदुआ धैर्य का उस्ताद है। वो घंटों तक एक ही जगह पर चुपचाप बैठकर मौका तलाशता है। उसकी नज़रें सिर्फ ज़मीन पर नहीं, पेड़ों पर भी टिकी रहती है। शिकार करने या अचानक गायब हो जाने का फैसला वो पलक झपकते ही कर लेता है। यही उसकी असली और ख़तरनाक खूबी है। लेकिन दोस्तों, जब यही तेंदुआ इंसानी मांस चख लेता है ना, तो उसकी शातिरता कई गुना बढ़ जाती है। हर इंसानी शिकार उसे और ज़्यादा चालाक और ज़्यादा खतरनाक बना देता है। अगर शुरू में ही उसे खत्म ना किया जाए तो वो 10 गुना ज़्यादा भयानक हो जाता है। जैसे रुद्रप्रयाग का आदमखोर गुलदार या पनार का आदमखोर। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं जहाँ तेंदुए ने अपनी शातिराना हरकतों से शिकारियों को हैरान कर दिया था। दुगड्डा के आदमखोर गुलदार ने तो चालाकी और हिम्मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। रुद्रप्रयाग का आदमखोर गुलदार तो एक बार पिंजरे में बंद हो गया था, लेकिन वो इतना शातिर था कि उसने पिंजरे के नीचे की ज़मीन को खोदा और खोद खोद करके वहाँ से जगह बना करके उसके नीचे से निकल के भाग गया। कितनी चालाकी होगी। दोस्तों, आज का घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से संजय पीटर भाई, आपका तो हमेशा से ही धन्यवाद रहता है। आप थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से चैनल को हमेशा कुछ ना कुछ आर्थिक सपोर्ट करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने आज के घटनाक्रम में। दोस्तों, आज का घटनाक्रम बहुत रोचक है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उत्तरकाशी। वैसे तो उत्तरकाशी अपनी खूबसूरती और चारधाम यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाला एक पर्यटक स्थल है। काफ़ी फेमस जगह है। लेकिन सन 2004 में ये स्थान एक तेंदुए की दहशत के कारण सुर्खियों में आ गया था और समाचार पत्रों की मुख्य हेडलाइंस बन गया था। दोस्तों, जनवरी 2004 में उत्तरकाशी का इलाका एक डरावने तेंदुए की गिरफ्त में आ गया था। करीब एक महीने से ये नरभक्षी गांव घरों के आसपास ही घूम रहा था। उत्तरकाशी जैसे इलाके में जहां पिछले 40-50 सालों से किसी भी कोई नरभक्षी की खबर नहीं आई थी, वहां अचानक से इस तेंदुए ने हड़कंप मचा दिया था। ये घटना अपने आप में बहुत खौफनाक और हैरान करने वाली हो गई थी। वन विभाग ने इस बात की जानकारी कुंवर बलजीत सिंह जी को दी और इन्हें तुरंत उत्तरकाशी पहुंचने के लिए रिक्वेस्ट की। ये बुलावा इतना आकस्मिक था कि ये लोग अपना सामान और रसोइया किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। उत्तरकाशी में इनके रहने और खाने पीने का सारा इंतजाम जो है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑर्डर से GRES मेस में करवा दिया गया था। ये वहीं रुके थे। जब कुंवर साहब उस इलाके में पहुंचे तो इन्हें वहाँ की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लगता था मानो जंगल की खामोशी के बीच कोई अनजाना खौफ वहीं कहीं तैर रहा हो, जैसे कोई अदृश्य खतरा हर ओर छुपा बैठा हो। हर झाड़ी, हर पेड़ की परछाई किसी अनदेखे साये को अपने अंदर छुपाए हुए हो। अजीब सा माहौल। इलाके का मुआयना करने के बाद कुंवर साहब ने मनी मन ठान लिया कि भाई नरभक्षी का सामना करने के लिए इन्हें रात का इंतज़ार करना होगा। दिन में तो वो चालाक शिकारी आसानी से सामने आएगा नहीं। इसलिए इन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी का सहारा लेकर उसे ढूंढेंगे।
वन विभाग ने इनके लिए एक जीप की व्यवस्था भी कर दी थी, ताकि जो वहाँ के दुर्गम रास्ते हैं उस पे इन्हें चलने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, उन दिनों ना तो मोबाइल का ज़माना था और ना ही कोई नेटवर्क का सहारा। ऐसे में संपर्क का ज़रिया बस एक वायरलेस सेट था, जो इन्हें डीएफओ साहब से बात करने के लिए दिया गया था वन विभाग द्वारा। इन्होंने अपना खोजी अभियान थलांग गाँव से शुरू किया, क्योंकि नरभक्षी ने पिछले बार वहीं एक मासूम की जान ली थी। गाँव के लोग बहुत डरे हुए थे और उनके चेहरे पर उस डर की गहरी जो छाप थी, वो साफ-साफ नज़र आ रही थी। देखते ही लग रहा था कि ये बहुत डरे हुए लोग हैं। रात धीरे-धीरे और गहरी होती जा रही थी। पहाड़ों पर काला अंधेरा छा चुका था। आसमान में टिमटिमाते तारे भी जैसे सन्नाटे में दबे हुए से लग रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर उस ठंडक के साथ साथ एक ऐसी अनजानी दहशत भी घुली हुई थी, जो रूह को भीतर तक डरा दे रही थी, सिहरन पैदा कर दे रही थी। जीप की हेडलाइट्स गुप्त अंधेरे को चीरते हुए धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक कुंवर साहब की पैनी नजरें सड़क के ठीक ऊपर एक पहाड़ी की चट्टान पर पड़ी। वहां गुप्त काले अंधेरे के बीच दो चमकती हुई आंखें इन्हें घूर रही थी। वो आंखें किसी साधारण जानवर की नहीं थी। उन आंखों में एक अजीब सा तेज था, मानो मौत जो है वो खुद अंधेरे में बैठकर इनका इंतजार कर रही थी। इन्होंने उस चट्टान को जरा गौर से देखा तो चट्टान के साथ लगी हुई झाड़ियों के पीछे इन्हें एक तेंदुआ नजर आया, जो आराम से बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर पत्तों में छुपा हुआ था और सिर्फ ये जो सिर वाला हिस्सा था, यही दिखाई दे रहा था। और ये वही जगह थी जहाँ हाल ही में इंसान का एक तेंदुए ने शिकार किया था, एक इंसान का। स्वाभाविक था कि कुंवर साहब और इनके साथियों को यही लगा कि ये गुलदार वही नरबख्शी गुलदार है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को आतंकित कर रखा है। इन्होंने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा अदा किया कि जिस नरभक्षी को ये लोग मारने के लिए आए हुए हैं, वो इन्हें इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मिल गया है। इन्हें लगने लगा था कि ये काम अब जल्दी ही निपट जाएगा और ये लोग एक दिन बाद आराम से अपना घर लौट जाएंगे। लेकिन बॉस, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, तेंदुए के सिर पर गोली चलाना बड़ा खतरनाक काम होता है, खासकर तब जब वो सामने बैठा हो और सीधा आपकी तरफ देख रहा हो। उसकी वजह यह है कि गोली लगते ही वो हमेशा उसी दिशा की तरफ भागता है जिस तरफ उसका चेहरा होता है। अब सोचिए, वहाँ के तो हालत और भी नाजुक थे। तेंदुआ इनके ऊपर की तरफ ही बैठा हुआ था और सीधा इन्हीं की ओर देख रहा था। जंप मारता तो सीधा इनके ऊपर मारता। ऐसे में गोली चलाना तो सीधी सीधी बेवकूफ़ी होती। कुछ सोचकर कुंवर साहब ने अपनी टॉर्च बंद कर दी। इन्हें कुछ ऐसी उम्मीद थी कि शायद तेंदुआ अपनी जगह बदलेगा और हो सकता है कि उसका बाजू का कोई हिस्सा इन्हें दिख जाए जहां ये शूट उसे गोली मार सके। करीब 10 मिनट तक ये सभी लोग बिल्कुल सन्नाटे में बैठे रहे। इनके चारों तरफ अंधेरा और बस हल्की सी हवा की सरसराहट फैल रही थी। कुंवर साहब ने फिर धीरे से टॉर्च जलाई और जो नज़ारा इन लोगों के सामने आया, उसने सबको हक्का बक्का कर दिया, हैरान कर दिया। अब एक दूसरी जगह से भी दो चमकती हुई आंखें दिखाई पड़ने लगी। इन्होंने फिर से उसी चट्टान पर रोशनी डाली जहां पहले से ही तेंदुआ बैठा था। तो उस चट्टान पर भी इन्हें तेंदुआ वैसे ही बैठा हुआ दिखाई दिया जैसे पहले था। तो इसका मतलब साफ था कि वहां पर एक नहीं बल्कि दो दो तेंदुए थे, और दोनों ही तेंदुए इनसे करीब 30 गज की दूरी पर थे और दोनों ही इन्हें घूर रहे थे। धीरे धीरे इन्हें यह विश्वास हो गया कि वो जो तेंदुए जो दिख रहे हैं वो मैन ईटर नहीं है, बल्कि वो एक तेंदुओं का जोड़ा था, जो मीटिंग पीरियड होने के कारण साथ साथ घूम रहा था। वो जोड़ा काफ़ी देर तक वहीं मंडराता रहा। फिर जब उन्हें इनकी मौजूदगी खलने लगी, तो वो अचानक एक झटके के साथ सड़क पर कूदे और दूसरी तरफ घाटी में उतर गए। कुंवर साहब को बड़ा चैन मिला कि यार, इन्होंने गोली चलाने में जल्दीबाजी नहीं की, नहीं तो बेवजह किसी मासूम जानवर की यार जान चली जाती। और असली नरभक्षी वो तो आराम से घूमता रहता, शिकार करता रहता। लेकिन इन्हें इस बात की हैरानी हो रही थी कि वो तेंदुए का जोड़ा उस जगह में था जहां कुछ ही दिनों पहले नरभक्षी ने एक बच्चे का शिकार किया था। तो ये थोड़ा सा इनको परेशान कर रही थी बात। और उससे भी ज़्यादा अजीब ये था कि दोनों तेंदुए इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे थे, जबकि असली नरभक्षी तो इंसान की आहट तक से चौंक जाता है और तुरंत गायब हो जाता है।
ये लोग उस रात देर तक नरभक्षी की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई भी सुराग इनके हाथ नहीं लगा। फाइनली कुंवर साहब और इनके साथी वापस लौट गए और डीएफओ साहब को इन्होंने पूरी रिपोर्ट दे दी। अगली रात कुंवर साहब फिर से नरभक्षी की तलाश पर निकले। तो ये उसी जगह पर गए जहाँ इन्होंने पिछली रात तेंदुए का जोड़ा देखा था, लेकिन इस बार इन्हें वहाँ पर कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद इन्हें फिर से दो चमकती हुई आंखें नजर आईं, लेकिन अब इन्हें पिछली रात का अनुभव हो चुका था। इसलिए इन्होंने तय किया कि फायर करने से पहले ये पक्का कर लेना चाहिए कि यार जो तेंदुआ दिख रहा है, क्या ये नरभक्षी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा तेंदुआ हो। अब ये उसकी तरफ देखते हुए उसी की ओर बढ़ने लगे। इनकी राइफल हर खतरे से निपटने के लिए तैयार थी। करीब 50 गज आगे बढ़कर इन्होंने पहले इन्हें तेंदुआ दिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा तेंदुआ भी दिखाई देने लगा। वो तेंदुए बिल्कुल फिक्रमंद नहीं थे, जैसे उनकी दुनिया में इंसान की कोई अहमियत ही ना हो। कुंवर साहब ने कुछ देर उन्हें देखा और ये समझ गए कि वो कोई नरभक्षी तेंदुए नहीं थे, बल्कि वो एक माँ और उसके साथ दो लगभग वयस्क बच्चे थे। माँ तेंदुआ एक चीड़ के पेड़ के नीचे गोल होकर सो रही थी और दोनों बच्चे खेलने में मस्त थे। वो कभी एक दूसरे का पीछा करते हैं, तो कभी एक दूसरे पर कूदते, कभी एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना जो अभ्यास होता है वो कर रहे हो। कुंवर साहब उनके इस नटखट खेल को करीब 1 घंटे तक देखते रहे। फिर जब बच्चे खेल खेल कर अपना थक गए तो वो अपनी माँ से चिपटे और सो गए माँ के साथ। कुंवर साहब भी वापस मेस में लौट आए, खाना खाया और बिस्तर पर जाकर आराम से सो गए। इसी बीच इन्होंने वन विभाग से बोलकर 4 छोटी भैंसों का भी इंतजाम करवा लिया था, यानी कि मंगवा लिया था, और उनको चारों के रूप में, मतलब बेड जो होता है, बेड के रूप में अलग अलग जगहों पे बंधवा दिया था। लेकिन अभी तक किसी भी भैंस पर हमला नहीं हुआ था। छोटी भैंसों को बांधने का मकसद ये था कि तेंदुआ अमूमतः बड़ी भैंसों को नहीं मारता है, और दूसरा कारण ये भी था कि गांव वाले वहाँ पे जो थे वो, उनके पास बड़ी भैंसें थी तो वो बेचते नहीं थे, क्योंकि वो भैंसें उनके लिए बहुत कीमती होती थी। दूध बेचने के लिए वो वही काम आती थी। कुंवर साहब अभी तक नरभक्षी गुलदार का कोई ठिकाना नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए ये रात भर उसकी तलाश करते थे। दिन बीतते जा रहे थे मगर इन्हें नरभक्षी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। एक रात ये संपूर्णा धार के पास एक अकेले घर के नज़दीक पहुंचे। ये जो घर था एक आधे एकड़ के खेत में बना हुआ था। खेत सड़क से थोड़ा नीचे की तरफ था और घर के पीछे का हिस्सा सीधे घाटी के किनारे तक जाता था, और वहीं झाड़ियों में छुपकर एक बैठा हुआ था तेंदुआ, जो घर के सामने वाले दरवाजे की तरफ, जो सदर दरवाजा होता है, उसकी तरफ एक टक देख रहा था। उसके और घर के बीच की जो दूरी थी वो करीब 20 गज की रही होगी। उस घर के अंदर से 2 लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। एक तो आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी और दूसरी शायद एक बच्चे की थी, जो करीब 6-7 साल का रहा होगा। आप लोग जानते ही हैं कि इस उम्र के बच्चे ही ज़्यादातर नरभक्षी तेंदुए का शिकार बनते हैं। अब तक इन्होंने उस क्षेत्र में इतने सारे तेंदुए देख लिए थे कि कुंवर साहब समझ गए कि अब यार ये तेंदुआ जो है यही नरभक्षी है, और उस घर में रहने वाले बच्चे के लिए यहाँ पे घात लगाकर बैठा हुआ है। इन्होंने तुरंत उसे गोली मारने का फैसला लेकर अपनी राइफल कंधे से लगाई और वो शिस्त बात में कहते हैं ना, मतलब टारगेट किया, लेकिन ठीक फायर करने से पहले रुक गए और सोचा कि गोली चलाने से पहले यार एक बार डीएफओ साहब से बात कर लेनी चाहिए। उधर तेंदुए का व्यवहार बिल्कुल नरभक्षी जैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे को के घर से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा है, कि जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकले तो ये तुरंत उस पर झपट्टा मारे और उसे ले जाए। कुछ पल इसे देखने के बाद कुंवर साहब उस जगह से थोड़ा अलग हटे और एक ऐसी जगह पर गए जहाँ से तेंदुआ आवाज़ ना सुन सके। वायरलेस से डीएफओ साहब से इन्होंने बात करी और इस बारे में सूचना दी कि साहब ऐसी ऐसी बात है। इन्होंने उस तेंदुए के व्यवहार के बारे में डीएफओ साहब को बताया, तो पूछा कि सर क्या कर दूँ अभी शूट इसे? तो डीएफओ साहब ने कहा अरे नहीं नहीं कुंवर साहब, बिल्कुल नहीं, उस तेंदुए पे गोली मत चलाना, वो नरभक्षी नहीं है। अरे वो तेंदुआ तो अक्सर उसी इलाके में दिखाई देता है और उससे कोई खतरा नहीं है, वो नरभक्षी नहीं है। अब इस बात को सुनकर कुंवर साहब चौंक गए। सोचने लगे यार अगर इस साधारण से तेंदुए का व्यवहार ऐसा है
तो नरभक्षी का व्यवहार कैसा होगा भाई? सोचने वाली बात। अब डीएफओ साहब के मना कर देने के बाद तो गोली चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन ये उस घर की तरफ जाने लगे ताकि तेंदुए की जानकारी उस घर के सदस्यों को दे दें कि भैया अलर्ट रहना, यहाँ पे तेंदुआ है। तेंदुआ भी वही हाथ लगा कर बैठा हुआ था, वो भी नहीं उठा था अपनी जगह से। वो बहुत धैर्य के साथ इंतज़ार कर रहा था। कुंवर साहब और इनके साथी पूरी सतर्कता के साथ अपना आगे बढ़ रहे थे। रात का सन्नाटा, आसपास की घनी छाया वातावरण को और डरावना बना रही थी। अब इन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। ये देखना चाहते थे कि इनकी आवाज़ को सुनकर तेंदुआ कैसी प्रतिक्रिया करता है। लेकिन वो तो बस अपनी चमकती हुई आंखों से टॉर्च की रोशनी की ओर देखता रहा, बिना डरे, और वहीं पर जो है बैठा रहा, जमा रहा अपनी जगह में। ये देखकर इन्होंने और भी तेज और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो तेंदुआ अपनी जगह पर बैठा ही रहा। फिर थोड़ा हिचकिचाहट से उठा और खेत के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। बीच बीच में वो पीछे की तरफ मुड़ के इन लोगों की तरफ देखता था और दहाड़ने लगता था। उसकी आरी चलने की जैसी आवाज़ तब तक इन लोगों के कानों में आती रही जब तक वो घाटी की जो अंधेरी नीचे खाई थी उस पर गायब नहीं हो गया। कुंवर साहब उस घर पर गए और दरवाजे को नॉक किया। उस घर की जो बुजुर्ग महिला थी उसने दरवाज़ा खोला। घर के अंदर एक बच्चा, वो बूढ़ी औरत और इनके अलावा एक कुत्ता भी था। इन्होंने उन लोगों को उस तेंदुए के बारे में बताया, लेकिन घर वाले इनकी भाषा नहीं समझ पाए। तो फिर कुंवर साहब ने इशारों से उन्होंने समझाया कि बच्चे को अकेले बाहर मत जान देना, उधर भाग बैठा हुआ है। इनके इशारों को समझते ही घर वालों की आंखों में डर उतर आया और वो लोग बहुत बुरी तरह से घबरा गए। वो बुजुर्ग महिला ने अपनी स्थानीय भाषा में कुंवर साहब को न जाने कितनी दुआएं और आशीर्वाद देने शुरू कर दिए कि इन्होंने बचा दिया। अब तक कुंवर साहब को समझ में आ गया था कि तेंदुआ वहाँ क्यों बैठा हुआ था। दरअसल वो बच्चे का इंतज़ार नहीं कर रहा था, बल्कि वो कुत्ते की फिराक में वहाँ हाथ लगा के बैठा हुआ था। कहीं कुत्ता बाहर निकले तो उससे ले जाऊँ। एक बार फिर एक निर्दोष तेंदुआ कुंवर साहब के अनुभव और वायरलेस सेट की वजह से बच गया। उस घर से विदा लेकर ये लोग नरभक्षी की तलाश में आगे बढ़ गए। अब ये लोग करीब 3 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि इनके साथ चल रहे वन रक्षक ने फुसफुसाते हुए इनसे कहा, अरे देखो साहब, वो देखो तेंदुआ तेंदुआ। उस समय इनकी जीप घाटी की तरफ वाली जो ढलान थी उससे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुंवर साहब झुककर नीचे घाटी की ओर देखने लगे और तभी इनका सामना सीधे एक तेंदुए से हो गया। वो सड़क के किनारे बने जो पिरामिड होते हैं उससे जीप पर छलांग लगाने वाला था। वो जीप से सिर्फ 5 फुट की दूरी पर था यार। 5 फुट होता ही कितना है? यूं समझ लीजिए कि इतना पास कि कुंवर साहब अपनी पूरी बाह फैलाकर अगर उसे ऐसे आगे करे तो उसे छू सके। तेंदुआ खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थी और पंजों की खुरचन जैसी आवाज़ हवा में गूंज रही थी जो गुर्रा रहा था ना। कुंवर साहब डर के मारे पीछे की सीट पर गिर पड़े। इनके मुंह से बस इतना ही निकला, भागो भगाओ गाड़ी को भगाओ। लेकिन ड्राइवर इनकी बात ठीक से सुन ही नहीं पाया क्योंकि जाड़ों के दिन थे और ठंड के कारण उसने अपने कानों पर जो है मफलर लपेट रखा था। बहुत ही खौफनाक स्थिति हो गई थी। तेंदुआ भौएं चढ़ाए और दहाड़ता हुआ धीरे धीरे ढलान की तरफ फिसल गया। उसकी दहाड़ रात के सन्नाटे में पूरे जंगल में गूंज रही थी। ड्राइवर भी अब तक पूरी स्थिति समझ गया। उसने तुरंत एक्सीलेटर में अपना पांव रखा और जीप को दौड़ा दिया और फिर वहाँ से काफ़ी आगे निकाल ले गया। कुंवर साहब के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी लेकिन वो सुरक्षित थे। एक तो रात का सन्नाटा, ऊपर से तेंदुए की दहाड़ और ये घातक नज़दीकी, ये सारी घटना कुंवर साहब के मन में हमेशा के लिए एक गहरी याद के रूप में रहने वाली थी। उस रात को कुंवर साहब हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उस रात उस भयानक जंगल में जहाँ झिंगुरों की आवाज़ और पत्तियों की सरसराहट के अलावा पूरी तरह से सन्नाटा था, वहाँ अचानक तेंदुए की दहाड़ का गूंजना, वो भी मात्र 5 फुट की दूरी से। जरा सोच कर देखो यार, उस पर जो डर और सिहरन इन लोगों ने के अंदर हुई होगी वो कैसी रहेगी, जरा महसूस करके देखो आप। अब वो इनके मन में हमेशा के लिए छप गई होगी कि नहीं, आप ही बताओ। हमेशा के लिए छप गई होगी। कुंवर साहब के साथ जो साथी जीप में पीछे बैठे थे वो ही जानते थे कि भैया उस रात क्या घटा था। ये लोग तेंदुए के इतने पास आ गए थे कि अगर वो झटके से सड़क पर कूदता
तो वो सीधे जीप पर ही उतर जाता, क्योंकि शिकार में इस्तेमाल होने वाली जीपें चारों तरफ से खुली हुई होती, ओपन जीप होती है, आप लोग जानते ही हैं। और अगर तेंदुआ जीप में कूद जाता तो वो इन सभी लोगों का क्या हाल करता, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और यही सोच सोच कर इन लोगों के दिल की धड़कनें भी धौंकने की तरह चल रही थी, धक 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 धक। कुछ दूर आगे जाकर ड्राइवर ने जीप रोक ली और खुद को थोड़ा सामान्य करने लगा। इधर जीप रुकते ही कुंवर साहब और इनके साथियों ने भी राहत की सांस ली। फिर इन सभी लोगों ने उस खौफनाक और रोमांचक अनुभव को आपस में साझा करना शुरू किया। हर किसी के चेहरे पर डर और उत्सुकता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो रात इन लोगों के लिए सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो तो एक ऐसी गहरी याद बन गई थी जो हर बार जब भी किसी जंगल का नाम आएगा तो इनके जहन में वो घटना जरूर एक बार आ जाएगी, क्योंकि उस पर इन्होंने जंगल के सच्चे रहस्य, खतरे और रोमांच का बहुत ही करीब से अनुभव किया था। उस डरावनी घटना पर चर्चा करने के बाद ये लोग फिर से नरभक्षी की तलाश में लग गए। करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर इन्हें एक और तेंदुआ दिखाई दिया, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस में था, वो थोड़ा दूरी पे था। इस अभियान में इन्होंने अब तक 8 तेंदुओं को देख लिया था और सभी तेंदुए उन्हीं जगहों के आसपास दिखे थे जहां पर नरभक्षी ने अपने शिकार किए थे। कुंवर साहब बहुत उलझन में थे। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि नरभक्षी का पता कैसे लगाया जाए यार। अब तक 7 लेपर्ड गुलदार तो ये बहुत पास से देख चुके थे और एक थोड़ा दूर था। इनमें से कोई भी तेंदुआ नरभक्षी इन्हें नहीं लग रहा था, सिवाय उस एक के जो घर के सामने बैठा हुआ था, जिसे डीएफओ साहब ने यह कहकर मना कर दिया था कि नहीं नहीं, वो तेंदुआ नरभक्षी नहीं है। आमतौर पर तेंदुआ अपने इलाके में ही रहता है, लेकिन जब मीटिंग पीरियड शुरू होता है तब जो मेल जो लेपर्ड होता है वो किसी फीमेल लेपर्ड का पीछा करते हुए किसी दूसरे नर के इलाके तक चला जाता है। और जब ऐसा होता है तो 2 मेल लेपर्ड्स के बीच लड़ाई होनी निश्चित है, जिसमें एक तो मर जाता है या हारने के बाद पीछे हट जाता है, और जो जो जीता हुआ जो मेल होता है उसके साथ वो मादा जोड़ा बना लेती है। कुंवर साहब को बड़ा ताज्जुब और हैरानी हो रही थी कि इतने छोटे से इलाके में इतने सारे तेंदुए कैसे एक साथ रह रहे हैं। सामान्यतः एक तेंदुए का इलाका 15 से 20 वर्ग किलोमीटर का होता है, लेकिन वहाँ तो उन्होंने केवल 5 किलोमीटर में 8 तेंदुए देख लिए थे यार। मेरे ख्याल से ये इस बात का संकेत है कि जंगल का हिस्सा कम हो जाने की वजह से तेंदुए अब छोटे इलाके में रहने लगे हैं। इसलिए तो मैं हर बात कहता हूँ यार, हर हर उस पर कहता हूँ एपिसोड में, पर्यावरण संतुलन को खराब मत कीजिए यार। जंगल इन जानवरों का घर है, उसे मत उजाड़िए, मत काटिए पेड़ों को, नहीं तो यही जानवर आपके घरों में कब्जा करने लगेंगे। दोस्तों, इस धरती पर सभी को रहने का अधिकार है यार, इसलिए उनके अधिकारों पर किसी को भी हमला ना करने दें और ना खुद करें। अगर कोई शिकारी किसी हिरन, गुरड़, काकड़ या कोई अन्य जानवर का शिकार करता है तो आप इसकी सूचना तुरंत विभाग, जो वन विभाग है या पुलिस है या जिलाधिकारी है, उसको जरूर दे दें, जिससे उस व्यक्ति पर उचित दंडात्मक कार्रवाई हो और वो व्यक्ति जेल जाए। सरकार ने भी वनों के कटान पर रोक लगानी चाहिए। अगर किसी के लिए कोई एक पेड़ कटवाना बहुत ज़रूरी हो तो पहले उससे कम से कम 10 पेड़ लगवाने चाहिए, और जब वो 10 पेड़ 1.5 से 2 साल के ना हो जाए, थोड़े बड़े ना हो जाए, जड़ ना पकड़ लें, तब तक उसे पेड़ काटने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। खैर यार, सॉरी, मैं मुख्य घटना से भटक गया था। चलिए घटनाक्रम में आते हैं। दोस्तों, अब इन लोगों के लिए नरभक्षी का पता लगाना बहुत कठिन हो गया था यार, भटक जाता हूँ कई बार और उलझाने वाला हो गया था। जब तक किसी तेंदुए को देखकर ये पक्का ना हो जाए कि वही नरभक्षी है, गोली चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और अगर गलती से कोई निर्दोष तेंदुआ मारा जाता तो गांव वाले तो यही सोचते ना कि भाई अब खतरा खत्म हो गया, चलो अब फ्री हो गए। अपनी जो सुरक्षा जो वो रख रहे थे उसमें वो ढील देने लग जाते, और इस ढील का फ़ायदा उठाकर असली नरभक्षी और बच्चों को शिकार करता, और कुंवर साहब भी वन विभाग की नज़रों में गलत साबित हो जाते। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इन्हें सजा और जुर्माने के चक्कर में भी ये फंस जाते। ऐसा पहले एक बार पौड़ी में हो चुका था। वहाँ के एक स्थानीय शिकारी ने नरभक्षी समझकर एक तेंदुए को मार दिया था।
और जब लोग अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे कि तभी खबर आई कि नरभक्षी ने पास के ही एक दूसरे गांव में किसी बच्चे को मार दिया, यानी कि वो नरभक्षी नहीं मारा था। कुंवर साहब गहरी सोच में थे कि उस नरभक्षी से कैसे निपटा जाए। इनके पास सिर्फ तीन ही विकल्प थे। पहला तरीका तो ये था कि अगर नरभक्षी किसी पर हमला करे और कुंवर साहब उस टाइम वहीं पर मौजूद हों, तो ये गोली चला करके तेंदुए को मार सकते हैं। लेकिन ऐसा होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था कि ये भी वहीं पे हो, आदमखोर भी हो। दूसरा तरीका ये था कि अगर किसी शिकार का शव जंगल में छोड़कर उसके पास ही बैठकर घात लगाई जाए तो उसे मारा जा सकता था, क्योंकि नरभक्षी कई बार इंसान का पूरा शव एक बार में नहीं खा पाता है, क्योंकि गांव वाले लाठी डंडे और अन्य हथियारों के साथ उसे ढूंढने के लिए आ जाते हैं, तो वो उसे छोड़कर उसे भागना पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद वो उसे देखने के लिए, खाने के लिए फिर वापस आता है, और जब वो शिकार पर वापस आए तो उस समय उसे मारा जा सकता है। लेकिन गांव वाले कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होते थे कि शव को जंगल में ही वो रखेंगे या छोड़ देंगे, तैयार ही नहीं होते थे। अब तीसरा तरीका ये था कि छोटे भैंस को बेट के रूप में बांध दिया जाए, जिसके लालच में नरभक्षी वहां आए और उसे शूट कर दिया जाए। लेकिन ये भी तभी संभव था जब पहले से नरभक्षी के पग मार्क्स जो होते हैं, उनके जो निशान होते हैं, उसके बारे में इन लोगों को पता हो। लेकिन इन लोगों को तो उसके पग मार्क्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, पता ही नहीं था ना कि कौन सा नरभक्षी है। तो कुंवर साहब ने अपनी सारी ताकत दूसरे विकल्प पर केंद्रित कर दी, यानी कि गांव वालों को राजी किया जाए कि वो शव को जंगल में ही छोड़ दें। अगले दिन एक वरिष्ठ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर उत्तरकाशी आए। कुंवर साहब ने उनको अपनी सारी दिक्कतें बताई। उस अधिकारी ने इन्हें उस इलाके का नक्शा दिया और कहा कि जो जो हत्याएं हुई हैं उनकी तारीख के साथ नक्शे पर उनका निशान लगाते जाओ। अब कुंवर साहब ने उन जगहों को नक्शे पर लगाया, तारीख डालते हुए, तो इन्हें नरभक्षी के शिकार करने का एक पैटर्न दिखाई पड़ा। नरभक्षी एक तरह से आधा घेरा बनाते हुए शिकार कर रहा था। उसने सिलकेयारा से शुरू करी थी, फिर सौंदगांव, धुंदा, पंचानगांव, फोल्ड और थलान तक शिकार किए थे। ये जानकारी कुंवर साहब के लिए बहुत अहम थी। अब इन्हें एक रास्ता मिल गया था जिससे नरभक्षी का पीछा और अच्छी तरह से किया जा सकता था। कुंवर साहब ने उस रिटायर्ड जो ऑफिसर थे उनसे ये भी चर्चा करी कि क्या आदमखोर तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करके किसी चिड़ियाघर में भेजा जा सकता है क्या। कुंवर साहब ने तो ये तक कहा था कि अगर वन विभाग परमिशन दे दे तो वो खुद ही एक ट्रैंकुलाइज करने वाली जो बंदूक होती है खरीद लेंगे, और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी सीख लेंगे, यानी कि डॉट पे कितनी दवाई भरनी है वो सब वो सीख लेंगे। उस अधिकारी ने इनकी इस नीयत की बड़ी सराहना करी, लेकिन ये भी कहा कि पहाड़ों में ये तरीका कारगर नहीं रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की स्थिति बहुत विचित्र होती है। मान लो ये किसी नरभक्षी को डॉट मार देते हैं और वो किसी ऐसी अनजानी जगह पर चला जाए, और जब तक ये लोग वहाँ पहुँचे तब तक हो सकता है उसे होश आ जाए और वो पलट कर इन लोगों पर हमला कर दे। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति उस तेंदुए के पास जाएगा, तेंदुआ उस पर हमला कर देगा, और ऐसी हालत में उस व्यक्ति को जो घाव होंगे या मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई। उन सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए कुंवर साहब ने इस विषय में सोचना बंद कर देने का, ये तो इसमें सोचना ही बेकार है। दोस्तों, एक तरफ तो कुंवर साहब कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, वहीं दूसरी तरफ 8 जनवरी 2004 के दिन नरभक्षी गुलदार ने थलान गांव में एक लड़की को मार दिया और 12 जनवरी को फोल्ड गांव में एक लड़की को भी घायल कर दिया। यानी नरभक्षी ने अपना आधा घेरा पूरा कर लिया था और अब वो लौट रहा था। कुंवर साहब ने बहुत सोचकर इस नतीजे में पहुंचे कि हो सकता है कि नरभक्षी तेंदुआ अब पंचान गांव के पास कहीं हमला करेगा। तो इन्होंने पंचान गांव के आसपास के क्षेत्र की रैकी करनी, मतलब उसका फैसला कर लिया कि अब इस एरिया की रैकी करेंगे, और इनका ये फैसला सही भी साबित हुआ। नरभक्षी ने 13 जनवरी को चामियारी गांव में एक लड़की को और मार दिया जो पंचान गांव के दूसरी तरफ था। जैसे ही इन्हें ये खबर मिली, ये उसी समय चामियारी गांव की तरफ भागे। इन्हें वहां तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलना पड़ा, और गांव पहुंचने पर इन्हें पता चला कि गांव वाले तो लड़की का शव लेने के लिए जंगल के अंदर गए हुए थे। कुंवर साहब भी तुरंत जंगल की ओर निकल गए।
अभी ये आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि इन्होंने देखा कि गांव के लोग लड़की का शव उठाकर वापस आ रहे हैं। कुंवर साहब ने गांव वालों से बहुत विनती की कि यार वो लोग शव को उसी जगह पर रख दें जहां नरबख्शी ने उसे छोड़ा था, ताकि ये उस नरबख्शी को शूट कर सके, उसे गोली मार सके। लेकिन गांव वाले इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। वो लोग किसी भी कीमत में लड़की के शव को जंगल में छोड़ने को तैयार नहीं हुए, वो बिल्कुल राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी कुंवर साहब उस दिन जहाँ पर लड़की का शव मिला था वहाँ गए। उसके पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाके बैठ गए। इन्हें ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि यार नरबख्शी घायल हो सकता है, उस लड़की को चेक करने के लिए या खाने के लिए दोबारा वहाँ पे आए। हालांकि वो थी तो नहीं वहाँ पे, लेकिन आ जाए, और वो आए तो ये उसे शूट कर दें। लड़की का शव पूरी तरह से यार सुरक्षित था। नरबख्शी ने उसे मारा तो था, लेकिन उसने लड़की के शरीर का कोई भी हिस्सा खाया नहीं था। इसलिए कुंवर साहब को पूरी उम्मीद थी कि नरबख्शी जरूर लौट कर आएगा। अब इन्हें पेड़ पर बैठे 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 रात के 10 बज गए, लेकिन नरबख्शी नहीं आया। अब ये पेड़ से उतर गए और वापस लौट गए। पेड़ पर रात भर बैठे रहना बेकार था, क्योंकि नरबख्शी की कोई आवाज़, झलक या कोई हरकत इन्हें नहीं मिल रही थी। ये समझ गए थे कि या तो तेंदुए ने गांव वालों को शव ले जाते हुए देख लिया था, या फिर उसने इन्हें पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था और वो ये सब देखकर वहाँ से चला गया था, वहाँ था ही नहीं। अगली सुबह कुंवर साहब को फिर उस गांव से एक संदेशा मिला कि गांव वालों ने उस नरभक्षी को एक घने जंगल के टुकड़े में घेर लिया है और ये तुरंत गांव के लिए आ जाएं। ये सुन के निकल गए ये गांव के लिए। गांव पहुंचे तो इन्होंने देखा कुछ लोग पहाड़ी के बीच में एक पगडंडी पे बैठे हुए थे। जब इन्होंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ है वो तेंदुआ, तो उन्होंने नीचे की तरफ इशारा किया और बताया कि साहब वो नीचे खाई में जो आपको झाड़ियों का झुंड दिख रहा है ना, उसी के अंदर है। अब आप लोग भी समझिए कि पहाड़ों में सर्च के समय कितनी मुश्किलें आती हैं। उस एरिया में एक बड़ा सा खुला मैदान था जिस पर कोई झाड़ी नहीं थी। उस मैदान के किनारे और नीचे की तरफ एक छोटा सा गधेरा था जिसके किनारे बहुत ही घनी झाड़ियां उगी हुई थी। गधेरे के दूसरी ओर एक छोटी सी पहाड़ी उठती थी और वो पहाड़ी झाड़ियों से घिरी हुई थी। उससे लगभग 200 गज ऊपर एक पगडंडी थी जिस पर लोग लाइन से बैठे हुए थे। कुल मिलाकर वो ढलान लगभग 500 गज लंबी रही होगी। बॉस, तेंदुए में खुद को कैमोफ्लाइज करने की अद्भुत क्षमता होती है। वो बहुत ही चालाक जानवर होता है। वो ऐसी जगह में खुद को छुपा सकता है जहाँ एक चूहा भी मुश्किल से छुप सके। तेंदुआ अपना पेट जमीन पे ऐसे रगड़ कर सांप की तरह धीरे धीरे सरकता हुआ कहीं भी निकल जाता है। शायद उन गांव वालों को तेंदुए की इस चालाकी के बारे में पता नहीं था, तो वो बेचारे तो वहीं एक दो जगहों पर बैठकर सोच रहे थे कि यहीं हमने उसे घेर लिया है भाई, नरभक्षी को घेर के हम बैठे हुए हैं। कुंवर साहब को तुरंत पता चल गया था कि वहाँ कोई नरभक्षी नहीं है। फिर भी लोगों की तसल्ली के लिए इन्होंने उन लोगों से कहा कि वो लोग ऊपर से पत्थर लुढ़काएं और जोर जोर से चिल्लाएं, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। असल में तेंदुए को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। लोगों को तीन तरफ से 10-10 गज की दूरी पर खड़ा कर देना चाहिए और फिर ऊपर से, जो ऊपर की साइड है, वहाँ से लोगों को पत्थर लुढ़काते हुए नीचे की तरफ शोर करते हुए उतरना चाहिए। ये लोग किनारे की तरफ भी होते हैं और वहाँ से भी वही सब करना होता है। यानी कि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि तेंदुआ किस ओर भाग रहा है। अगर ये सब सही तरह से किया जा रहा है और तेंदुआ तीन ओर से कवर होकर के है, मतलब तीन तरफ से उसके लोग हैं और वो एक तरफ भाग रहा है, तो वो एक ही तरफ चौथे किनारे की तरफ भागेगा जहाँ पर शिकारी पहले से किसी पेड़ या झाड़ियों में छिपकर बैठा होता है, और वहीं से निशाना लगाकर वो उसे ढेर कर देता है। पहाड़ों में तेंदुए को बाहर निकालने में मुश्किलें होती हैं। सबसे पहले तो इतने बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जमा नहीं हो पाते। दूसरी बात ये कि लोग कई खड़ी ऐसी जगह होती है जहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए लाइन में हमेशा कुछ जगहें खाली रह जाती हैं जहाँ से तेंदुआ बिना किसी को दिखे आसानी से निकल जाता है। खैर, गांव वालों की रिक्वेस्ट पर इन्होंने अपनी 12 बोर की जो बंदूक थी उससे घनी झाड़ियों में 3-4 राउंड गोलियां भी चलाईं, जिनका कोई फ़ायदा ना तो हुआ और ना होना था, क्योंकि तेंदुआ तो कब का वहाँ से निकल चुका होगा। उसके बाद कुंवर साहब वापस वहाँ से लौट कर अपना आ गए वापस।
अब ये नरभक्षी की तलाश एक आधा घेरा बनाकर कर रहे थे। इन्होंने नरभक्षी की तलाश उत्तर काशी से शुरू करी, फिर थलान, संकुर्णाधार, फोर्ड गांव, देवीधार और फिर उत्तरकाशी चंबा रोड पर धरासू बैंड तक गए। फिर धरासू बैंड से यमुनोत्री रोड होते हुए ये ब्रह्मखाल पहुँचे और फिर उसी रास्ते से वापस भी आ गए। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर नरभक्षी को जल्दी नहीं मारा जाए तो वो इंसानों की आदतें और रीतियों को समझने लगता है। वो बहुत चालाक और समझदार हो जाता है। किसी गांव में जैसे कोई उत्सव, शादी या कोई समारोह हो रहा हो, नरभक्षी समझ जाता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे और वो वहाँ बड़ी आसानी से अपने शिकार को चुन लेता है। जब भी वो कहीं से ढोल या किसी और म्यूज़िक की, कोई संगीत की आवाज़ सुनता है तो वो वहीं कहीं नज़दीक में छुप कर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है मौका लगने का। और जैसे ही मौका लगता है शिकार को दबोच लेता है। 15 जनवरी की शाम 6:30 बजे के आसपास यही हुआ। पूरे गांव में शादी का माहौल बना हुआ था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे। ढोल की आवाज़ और लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि उसके पास की झाड़ियों में मौत घात लगाकर बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी। झाड़ियों में वही खौफनाक साया मौत के रूप में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में भूख और शिकार की चतुराई साफ साफ झलक रही थी। हर कदम में सतर्कता, हर सांस में धैर्य। वो नरभक्षी बिल्कुल चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रें बच्चों और लोगों की हलचल पर टिकी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक 8-9 साल की बच्ची अकेले ही अपने घर की तरफ आ रही है। उसने तुरंत महसूस किया कि वो बच्ची अकेली है और उसे शिकार का सही मौका मिल गया है। वो धीरे धीरे अपने उस पर आया और बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। अब वो झपट्टा मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया कि जैसी बच्ची रेंज में आएगी वो झपट्टा मार देगा। लेकिन उस मौत के परकाले को ये नहीं पता था कि उस बच्ची के पीछे पीछे उसी रास्ते पर उसका भाई भी आ रहा था, जिसकी उम्र यही कोई 13-14 साल की रही होगी। वो अपनी बहन से कुछ ही कदम पीछे चल रहा था। लड़की ने अचानक देखा कि एक तेंदुआ उसकी बहन पर झपट रहा है और जैसे ही तेंदुए ने उसकी बहन पर झपट्टा मारा तो वो छोटी बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाई की आंखों के सामने उसकी बहन की जान खतरे में थी और उस दौरान उसने ना तो घबराहट दिखाई और ना ही समय खराब किया। उस बच्चे ने तुरंत अपनी कमर से बेल्ट निकाली और पूरे जोर से तेंदुए पर बरसाना शुरू कर दिया। साथ ही जोर जोर से चिल्लाने भी लगा, भाग भाग, और मारना उसको, मतलब बेल्ट से। डर डर और हिम्मत दोनों बच्चे के अंदर थे, लेकिन उस समय हिम्मत बच्चे की भारी पड़ी। भाई की बहादुरी देखकर तेंदुआ पीछे हट गया और उसने बच्ची को छोड़ दिया। लेकिन डर और जोर की टक्कर से लड़का वहीं पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। किस्मत से उस समय कुंवर साहब गांव के नीचे की तरफ घने जंगल में नरभक्षी को तलाश कर रहे थे। अचानक इन्हें ऊपर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। औरतें बच्चे घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, मर्द जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे थे। हर तरफ शोर शराबा हो रहा था। हर कोई चिल्ला रहा था, अरे बाघ नीचे को जा रहा है, बाघ नीचे को जा रहा है। दोस्तों, पहाड़ों में मैंने पहले भी आपको बताया ना, गुलदार या तेंदुए को बाघ ही कहते हैं। ये सुनकर कुंवर साहब तुरंत चौकन्ने हो गए। इन्होंने एक पल की भी देर नहीं लगाई और अपनी स्पॉटलाइट झाड़ियों पर डाल दी। रोशनी की धार जैसी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी, चारों ओर का जंगल बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा। हर पत्ता, हर डाली कांपती सी लग रही थी। कुंवर साहब ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ ली और ध्यान से देखने लगे। इन्हें पूरा यकीन था कि नरभक्षी इनके बहुत पास है। अब सारा खेल उस पल की सावधानी पर ही टिका हुआ था। जरा सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। कुंवर साहब और इनके साथ वाले चुपचाप सड़क पर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद इन लोगों ने देखा कि तेंदुआ सड़क पार कर रहा था। उसका बदन भारी भरकम था, चमकदार उसकी फर था, हरकतें उसकी बड़ी एक्टिव थी। कुंवर साहब ने सावधानी से अपनी .375 राइफल कंधे पर टिकाई और धान से गोली चला दी। बाघ हवा में कूदा और खाई में गिर पड़ा। कुंवर साहब भागते हुए वहां पहुंचे। सड़क पर खून ही खून फैला हुआ था, लेकिन किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब जंगल की खामोशी गहराई तक फैल गई थी
और कुंवर साहब को यकीन हो गया था कि गुलदार जो है, ये जो नरबख्शी जो है, ये मर चुका है। दोस्तों उस शाम जब बच्चों की हंसी और जंगल की खामोशी आपस में मिल रही थी, तभी एक भाई ने अपनी साहस और सही समय में अपनी बहन की जान बचा ली थी। और उस पल ये भी साफ हो गया था कि वो भयानक नरभक्षी अब उस क्षेत्र के किसी भी गांव के लिए खतरा नहीं रह गया था, शॉट डाउन हो गया था। अब तक रात गहरा चुकी थी और सामने गहरी खाई होने के कारण वहाँ से नरभक्षी के शव को निकालना पॉसिबल नहीं था। तो कुंवर साहब और उनके साथी ने विमर्श किया कि अंधेरे में जोखिम लेना ठीक नहीं है। ऐसा है, अब सुबह आएंगे और सुबह ही इस नरभक्षी के शव को बाहर निकालेंगे। फिर ये लोग धीरे धीरे गांव लौटे और सबसे पहले इन्होंने अपनी कामयाबी की जो खबर थी वो डीएफओ साहब तक पहुंचाई। गांव के लोग भी चैन की सांस लेने लगे, क्योंकि सालों से छाया हुआ डर उस रात खत्म हो चुका था। अगले दिन सुबह होते ही कुंवर साहब उस खाई में गए जहाँ बाघ का शव होना चाहिए था। वो सड़क से मात्र 50 कदम दूर एक गहरी खाई में पड़ा हुआ था। नरभक्षी एक सामान्य आकार का नर तेंदुआ था। उसमें किसी तरह की कोई विकृति नहीं थी। कुंवर साहब ने केवल एक ही गोली चलाई थी जो सटीक जगह पर लगी थी, जिसने उसके फेफड़े और दिल को चीर कर रख दिया था और उसी कारण उसकी मौत हो गई थी। और दोस्तों, यही था उत्तराखंड के उत्तरकाशी का वो नरभक्षी जिसकी दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। सालों से लोग उसके खौफ में जी रहे थे। लेकिन जैसे कहा जाता है ना, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है। और वही बात उस दिन सच हो गई। अब आप लोग सोचिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि कुंवर साहब के पास 3 विकल्प थे, जिनमें से पहले और तीसरे को तो ये संभव हो पाएगा ऐसा नहीं मान रहे थे। लेकिन उसी पहले वाले विकल्प से ही नरभक्षी, ये जो मैनीटर था, इसका शिकार हुआ। इनका ठीक उसी जगह पर मौजूद होना जहाँ तेंदुआ शिकार कर रहा था, और तेंदुए का उसी वक्त इनकी राइफल की रेंज में भी आ जाना। ये सब तो यार जैसे किस्मत का ही खेल था। दोस्तों, कभी कभी शिकार होना या नजर आना सिर्फ संयोग पर ही निर्भर करता है, और ये भी एक बड़ा सुखद संयोग ही था। लेकिन एक बात का अफसोस भी था यार, जिस बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया था ना यार, वो बेचारी अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई थी यार। मौत हो गई थी उसकी। तेंदुए ने पहले उसे कंधे से पकड़ा था और फिर उसने बच्ची के गले को पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिस वजह से वो बच नहीं पाई। उसका भाई कई दिनों तक तो इसी सदमे में रहा, मगर धीरे धीरे यार वो भी संभल गया। आखिरकार डर और खतरे के बीच सही समय में उस भयानक शैतान का अंत हो गया। अब गांव और जंगल दोनों उसकी दहशत से मुक्त हो चुके थे। सारा रात जो गांव के लोग थे वो चैन की सांस ले पाए। औरतें और बड़े बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए कुंवर साहब को आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चे जो अब तक डर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो जोर जोर से हंस रहे थे। हर कोई दिल से यही कह रहा था कि यार अगर कुंवर साहब नहीं होते तो शायद इस क्षेत्र पता नहीं कब इस डर से मुक्ति पाता। दोस्तों, ये घटना हमेशा एक बात याद दिलाती रहेगी कि जंगल के अपने नियम होते हैं। वहाँ किसी को किसी का साथ नहीं मिलता है, हर कदम पर खतरा होता है और हर पल बहादुरी और सावधानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये घटनाक्रम, कैसा लगा, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपके लिए एक और खौफनाक घटनाक्रम आने वाला है, पहले इसके लिए तो कमेंट कीजिए। तो उसके लिए आप बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। आज जो महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को सुना। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल के प्रचार प्रसार के लिए आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ यार अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर संभव हो तो थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से चैनल को कुछ आर्थिक सहयोग देने की भी कोशिश करिएगा। जो भी धनराशि आप डोनेट करना चाहें वो कर दीजिएगा, स्वीकार्य है सब। तो दोस्तों, अभी तो आज्ञा दीजिए, चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही एक नए और सत्य घटनाक्रम के साथ। तो फिलहाल तो बाय बाय।
जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।